अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है LHV फर्स्ट ईयर का। अगर हम मेंस्ट्रुएशन को आम अल्फाज में समझें तो ये हर फीमेल को हर मंथ ब्लीडिंग होती है। ये एक बीमारी नहीं है, ये सेहतमंद होने की निशानी है फीमेल्स के लिए। ये हमारी ब्लीडिंग जो है यूट्रस से, हमने जो ऐसे पार्ट्स पढ़े हैं, यूट्रस में एंडोमेट्रियम है, हमारे पास एंडोमेट्रियम की शेडिंग को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या ब्लीडिंग जो होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है कौन सी एज में स्टार्ट होगी। 9 to 14 जो एज है उसमें स्टार्ट होती है और स्टॉप हो जाते हैं मेनोपाज की एज में, जो हमारे पास 55 ईयर्स है। ठीक है, ये रेशो जो है वेरी करता है हर पर्सन में। लाइक अगर छोटी बच्ची है और एक फीमेल है, उसको जो है वो 9 ईयर्स पे आएगा, 10 ईयर्स पे आ सकता है, डिफरेंट। इसी तरह मेनोपाज की भी डिफरेंट एजेस और 58 पे भी आ सकता है, 45 पे भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक मेनार्की और एक है मेनोपाज। मेनार्की जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब लड़की का स्टार्ट होगा उसको हम मेनार्की कहेंगे। और मेनोपाज वो है जब आपके मेंसेस, सेशन मीन्स रुक जाना, ना आना। अब हम बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि जो पूरा जो साइकिल रेडी होता है, प्रोसेस जो रेडी होता है मेंस्ट्रुएशन का, जो ब्लीडिंग का, वो कितने डेज़ का साइकिल होगा। वो ज़्यादातर मोस्टली 28 डेज़ का है और डिफरेंट फीमेल में डिफरेंट डेज़ वेरी करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ब्लीडिंग के कितने डेज़ होंगे। किसी के 2 डेज़ भी हो सकते हैं, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। अगर किसी के 2 डेज़ हैं, 4 डेज़ हैं, 7 हैं। एबनॉर्मल डेज़ जो हैं वो 10 के आगे से हमारे पास काउंट होंगे। उसके बाद जो है हमारे पास अगर ब्लीडिंग हो रही है और आप 1 से लेके 4 सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं या टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट एन एबनॉर्मल ब्लीडिंग। अब आ जाएगा हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि हमारे पास जो है ये सारा जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन का, ये किस तरीके से होता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन में का जो हिस्सा है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, वो जो है इन्फ्लुएंस करना या उसको एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक हो गया। हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिस हार्मोन को हम कहते हैं गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जाकर हमारी ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा कि ओवरीज जो हैं वो अपना काम स्टार्ट कर दें। अगर अब बात करते हैं हम लोग ओवरीज के बारे में। ठीक है, हमारे पास जो ओवरीज होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे एग्स या कह दें कि फॉलिकल्स होते हैं। इसमें से एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के साथ साथ जो प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो इसके इर्द गिर्द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म होता है, ये और फॉलिकल मिलकर ये जो है ये दोनों ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सा हार्मोन बनता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक टेबल शेयर किया जिसमें जो है डिफरेंट हार्मोन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स की बात की। सबसे पहले इन्होंने FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात की कि ये किधर से आता है, रिलीज़ होता है। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा और ये क्या करेगा, फॉलिकल को जो है मैच्योर करेगा ये हार्मोन। दूसरे नंबर पे बात हो रही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, एलेक्ट जो लिखा हुआ है। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम को जो है उसकी डेवलपमेंट करेगा और फॉलिकल को भी मैच्योर करेगा। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है हमारे पास क्या करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मैं आपके पास शेयर करती हूँ कि ये जो है सबसे पहले यहाँ पे ये इनहिबिट का मतलब रोकना, ये रोक रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। क्या फॉलिकल तो डेवलप हो चुका है तो उसको रोक रहा है और कह रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, बढ़ाओ किस चीज़ को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, क्योंकि अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उनको ज़रूरत है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया कि कॉर्पस ल्यूटियम जब डेवलप हो जाता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये कहता है कि अब FSH
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रुक जाए और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रुक जाए, ये दोनों हार्मोन रुक जाएं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है आगे चलता रहे। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखना या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई आना, ये भी एक निशानी होती है कि प्रेगनेंसी की। ठीक हो गया। मतलब आपका यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जब आपकी कंसीविंग होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा। जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुएशन, आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके प्रोजेस्टेरॉन और ये ईस्ट्रोजन का लेवल आपका डाउन आ जाएगा। टू द पॉइंट हम लोग बात समझ रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ठीक है, अगर आप घुमा फिरा के फॉलिकल्स आ रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है, वहाँ से फॉलिकल आ रहे हैं, वहाँ से ओवरी, तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड किया और स्टेप्स को ही आसानी से समझे कि कौन सी चीज़ पहले स्टिमुलेट हो रही है, कौन सी चीज़ को कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रही है। जब वो आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको सारा मैकेनिज़्म क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज़्म क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके फेजेस भी समझ आ जाएंगे, जो हार्मोन का काम है वो भी समझ आ जाएगा। मैंने डिटेल में समझा दिया कि एलएच का क्या काम है, फॉलिकल का काम है, क्या काम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, हमें समझ आ रहा है कि जो एग को मैच्योर करने वाला हार्मोन है। जब एग का मैच्योर करने वाला हार्मोन, एक दफ़ा एग मैच्योर हो गया, तब हम उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन के लिए हमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो हो गया। तो उसके लिए हम लोगों ने जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है टोटली, तो उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो है वो प्रॉपरली रिलीज़ होने लगते हैं। तो ये चीज़ आप अगर घुमा फिरा के भी पढ़ेंगे तो यही होगा। तो टू द पॉइंट बात की है मैंने इस बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेजेस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कि एंडोमेट्रियम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है। ठीक है, और उससे पहले भी सारा फेज़, मतलब इसमें हम लोग फेजेस डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास जो फेज़ है, एक है प्रोलिफरेटिव फेज़ और दूसरा है सिक्रेटरी फेज़। अब हम बात कर लेते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़ के बारे में। प्रोलिफरेटिव फेज़ के लिए सबसे पहले आप डायग्राम के ऊपर गौर करें। डायग्राम में जो है बहुत क्लियरली समझाया जा रहा है कि ये फर्स्ट 14 डेज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ के, जिसमें जो है हमारे पास ईस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, और वो जो है असरअंदाज हो रहा है किस पे, एंडोमेट्रियम पे। और ये ईस्ट्रोजन, अब आप कहेंगे कैसे रिलीज़ हो रहा है, तो हमारे पास जो ओवरीज हैं, ओवेरियन फॉलिकल है, वहाँ से। प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है हमारे पास एंडोमेट्रियम को थिक करने का फेज़ है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 14 डेज़ एडेड हैं, और उसके बाद जो है इसमें जो ईस्ट्रोजन है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एंडोमेट्रियम के ऊपर, मतलब उस पर काम कर रहा है, और एंडोमेट्रियम थिक होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी कहा कि फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है, और वो जो है क्या फॉर्म हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। ये हमारे पास सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा होता है, और ये हेल्प क्या कर देगा, एंडोमेट्रियम को ग्रो करने में और भी बढ़ने में। अब आगे क्या हो रहा है, आगे जो फर्दर ग्रोथ हो रही है एंडोमेट्रियम की, ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। रेड कंजेस्टेड सरफेस का क्या मतलब है, वो जो एंडोमेट्रियम है वो मतलब पतला सा होता है, तो उसे कंजेस्टेड कहा जा रहा है। ये तैयार हो रहा है, ठीक हो गया। किसके लिए तैयार हो रहा है, यहाँ पे लिखा है ऑल दीज चेंजेस आर फॉर द रिसेप्शन एंड एम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, कि यहाँ पे जो है एग जो है जो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, तो वो यहाँ पे, मतलब फर्टिलाइजेशन का तो पता होगा, जब व्हेन द स्पर्म एंड फीमेल एंड मेल गैमीट जो है वो हमारे पास मिल जाए, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो वो इसके लिए तैयार हो रहा है वो बेड, कि वहाँ पे वो आके रहेगा। ठीक हो गया, ये ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो लाजी बात है क्या हो जाएगा, सब कुछ जो है शेड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, ओवम जो है वो मर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट का मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, और सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होगी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वो उसका लेवल जो है कम हो जाएगा। एंड द एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन एंड ब्लीड्स, और उसके बाद जो है एंडोमेट्रियम वो हम कह सकते हैं कि
ब्रेक डाउन का मतलब ये कहते थे यहाँ पे, तो ब्रेक डाउन तोड़ फोड़ का मतलब है, लेकिन वो जो है उसकी बस शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इतना आप लोग समझें कि मतलब वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह फिर दूसरे साइकिल की तैयारी शुरू हो जाती है, दोबारा से वही फेजेस और रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ डीजनरेट का मतलब ख़त्म होना, फिर रीजनरेट का दोबारा से वही सब कुछ एंडोमेट्रियम जो है तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब मेनोपॉज़ के बारे में। जब फीमेल के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये रिलीज़ होना बंद हो जाएँ, तो उन पे क्या उन पर असर होगा, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी रोशनी डालते हैं कि आप मे बी और मे बी नॉट, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, वेट गेन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर में वेट गेन नोटिस किया गया है। वेट गेन, इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस हो सकती है, गैस का इशू हो सकता है, बदहज़मी वग़ैरह हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन वग़ैरह, ये सब कुछ। और साथ में मूड स्विंग्स जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, हर बात पे चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिप्रेशन, इंसोम्निया कहते हैं जो नींद ना आना, रात की जो नींद है या जिस टाइम भी आप सोने की आदत है आपको, उस टाइम जो है आपकी नींद ना होना, और बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो पेशेंट है उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं? आपको कुछ साइन और सिम्पटम्स पेशेंट खुद बताएगा, कहेगा कि अभी मेरे मेंसेस ख़त्म हुए थे, या ब्लीडिंग स्टॉप हुई थी, दोबारा से स्टार्ट हो गई, आया वो स्पॉटिंग की शक्ल में हो, या जो मेरे मेंसेस थे वो आए थे लेकिन अब वो रुक नहीं रहे, मुसलसल 9-10 डेज़ हो गए हैं और ब्लीडिंग हो रही है और ज़्यादा मिकदार में हो रही है। अगर मैं 2 पैड्स या 3 पैड्स या 4 पैड्स जितने भी चेंज करती थी, उसकी जगह मैं 6-7 पैड्स यूज़ कर रही हूँ, और पेन भी बहुत शदीद किस्म का पेन है, तो ये इर्रेगुलर मेंसेस के सारे साइंस होंगे, साइन सिम्पटम्स होंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अच्छे से इसका डायग्नोसिस करवाएं, और अगर कोई सीरियस इशू हो, मैलिग्नेंट डिजीज़ और एनी सीरियस इशू, तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।